तो स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चक्रव्यूह में अभिमन्यु में। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के तहत आज हमारे अभिमन्यु एक ऐसे नेता हैं जो मध्य प्रदेश भाजपा का चेहरा रहे लंबे समय तक। ऐसा नेता जो छात्र जीवन से ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जुड़ गया और जिन्हें राजकीय राजनीति में रहते हुए तकरीबन 4 दशक से ज्यादा का भी समय हो गया। जनसंघ की टिकट से चुनावी राजनीति में आए यह शख्स न केवल सुंदरलाल पटवा की सरकार में मंत्री रहे बल्कि उमा भारती और बाबूलाल गौर की सरकार में भी मंत्री रहे। भारी भरकम मंत्रालय भी इन्होंने संभाले। तमाम मंत्रालयों में तमाम तरीके से काम करते हुए प्रदेश ने उन्हें देखा। भाजपा संगठन ने भी इन्हें कई बार अलग अलग तरीके की जिम्मेदारी दी, अर्थात सत्ता और संगठन दोनों में ही इस नेता को महती भूमिका में पिछले 4 दशक में देखा गया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके चलते बीच रास्ते में ही ब्रेक सा लग गया। उम्र सेवानिवृत्ति की नहीं हुई, पर ऐसा लगता है कि उन्हें राजनीतिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की तादाद इन दिनों कुछ ज्यादा ही दिखाई देती है जो वक्त से पहले ही शायद सेवानिवृत्त करार दिए गए। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैलाश चावला की। पिछले चुनाव में कैलाश चावला की टिकट पार्टी ने काट दी और संगठन में भी उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तो ऐसा लगता है कि यह शख्स राजनीति के चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस गया है, पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों फंस गया है। इसीलिए आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि एक समय सत्ता और संगठन दोनों में ही जिस शख्स की तूती बोलती थी वह अचानक इतनी खामोशी के साथ क्यों बिठा दिया गया है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 4 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले देखते हैं वो खास रिपोर्ट जो कैलाश चावला की शख्सियत को ध्यान में रखकर हमारे सहयोगी मनीष त्रिपाठी ने तैयार की है। देखिए उस रिपोर्ट का पहला भाग। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। तुझको रुस्वा न किया, खुद भी पशिमान न हुए, इश्क की रस्म को इस तरह से निभाया हमने। मशहूर शायर शहरयार साहब की ये लाइनें बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश चावला पर 100% सटीक बैठती हैं, क्योंकि उनकी जो सियासी ख्वाहिश थी वहां तक तो वो नहीं पहुंचे, लेकिन राजनीति के उठापटक के बीच उन्होंने अपने अपनों को बहुत करीब से देखा। चावला चुनाव हारते जीतते रहे लेकिन कभी शर्मिंदा नहीं हुए। इतना ही नहीं, पार्टी और विचारधारा से उनको जो मोहब्बत थी उसको उन्होंने बखूबी निभाया भी। कैलाश चावला तो कैलाश पर्वत की तरह पार्टी और विचारधारा के साथ अडिग रहे, लेकिन शायद पार्टी ने उनके साथ न्याय नहीं किया। तभी तो कभी सियासत के अर्जुन रहे कैलाश चावला फिलहाल अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। बिलासपुर जिले के जेवरी गांव में 14 अप्रैल 1948 को कैलाश चावला का जन्म हुआ। हरवंश लाल चावला के लाल कैलाश चावला ने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई मंदसौर से की। छात्र राजनीति से ही कैलाश चावला का रुझान राजनीति की तरफ था। राजनीति में रुचि के चलते ही उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दामन थाम लिया। मंदसौर के सीतामऊ से LLB करने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की। ABVP में काम करते हुए ही 1980 में कैलाश चावला को जनसंघ ने सीतामऊ से विधानसभा का टिकट दिया। पहली बड़ी सियासी जंग में कैलाश चावला ने दम दिखाते हुए उस वक्त के कद्दावर कांग्रेस नेता धनसुख लाल भाचावत को पटखनी दी। विधायक के रूप में उनके राजनीतिक सफर की औपचारिक शुरुआत हुई। महज 32 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने कैलाश चावला ने सियासी जमीन पर खूब मेहनत की। उनकी लगन, मेहनत और निष्ठा को देखते हुए 5 साल बाद 1985 में उनको दोबारा सीतामऊ से उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन इस चुनावी लड़ाई में कैलाश चावला को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी ने उन्हें मंदसौर विधानसभा में काम करने के लिए भेजा। मतलब साफ है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी कैलाश चावला का सियासी रथ नहीं रुका। बीजेपी ने उस वक्त के मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष द्वारकादास कामरा को हटाकर कैलाश चावला को नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया। 1985 से 87 तक कैलाश चावला मंदसौर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। इस दौरान पूर्व विधायक और तत्कालीन जिला अध्यक्ष नाना लाला पाटीदार के साथ वो जिला महामंत्री रहे। 1990 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मंदसौर विधानसभा सीट से टिकट दिया। इस चुनाव में चावला ने कांग्रेस के कद्दावर नेता श्याम सुंदर पाटीदार को 25,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। इसके बाद कैलाश चावला की किस्मत चमकी।
पटवा सरकार में कैलाश चावला को महत्वपूर्ण जगह मिली। उनको उद्योग, खनिज, गृह, सहकारिता, वाणिज्य, संस्कृति और जनसंपर्क जैसे करीब 7 मंत्रालय मिले। 1990 से 92 तक मंत्री रहने के बाद अयोध्या में कथित बाबरी मस्जिद ढहाने की घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार बर्खास्त कर दी गई। राष्ट्रपति शासन के बाद दिसंबर 1993 में फिर चुनाव हुए। बीजेपी ने मंदसौर सीट से कैलाश चावला पर एक बार फिर से भरोसा जताया। चावला ने इस बार कांग्रेस के नवकृष्ण पाटिल को हार का स्वाद चखा दिया। विधायक बनने के बाद वो मंदसौर जिला अध्यक्ष का चुनाव भी जीते। 1998 में कैलाश चावला को पार्टी ने फिर मंदसौर से उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में चावला कांग्रेस के नवकृष्ण पाटिल से चुनाव हार गए। साल 2002 में बीजेपी के गांव चलो अभियान में उन्होंने मोटरसाइकिल से मनासा क्षेत्र की यात्रा की। 2003 में पार्टी ने उन्हें मनासा विधानसभा से टिकट दिया। इस चुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नरेंद्र नाहटा से था। कैलाश चावला ने इस संग्राम में नाहटा को 27,000 वोटों से शिकस्त दी। इस शानदार जीत का इनाम उनको उमा भारती सरकार में मंत्री बनाकर दिया गया। कैलाश चावला को उद्योग, वाणिज्य कर विभाग मिले। बाद में उमा भारती की जगह बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बदला, लेकिन कैलाश चावला की हैसियत बनी रही और विभाग भी बने रहे। 2005 में पार्टी ने कैलाश चावला को प्रदेश उपाध्यक्ष और उज्जैन संभाग का प्रभारी बना दिया। 2008 में फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा कर मनासा से टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। ये हार भी चावला का सियासी सफर नहीं रोक पाई। बीजेपी ने 2013 के विधानसभा चुनाव में फिर से टिकट दिया। इस बार चावला फिर चुनाव जीतने में सफल रहे। 2013 से ही चावला की सियासी हैसियत कम होती दिखी, जब उनको सरकार में जगह नहीं मिली। 2018 में उनको टिकट न देकर पार्टी ने उनके राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लगा दिया। कोई भी राजनीतिक पार्टी योग्य नेताओं को दरकिनार कर देती है। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकने के पीछे एक बड़ा मकसद होता है कि आगे जाकर के हमारी तमाम संभावनाएं समाप्त न हो जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के इस महाभारत में कैलाश चावला जैसे अभिमन्यु को ये तमाम महारथी घेर करके खड़े हैं और उन्हें आगे बढ़ने से तमाम संभावनाओं और प्रतिभाओं के होते हुए भी रोक रहे हैं। कैलाश चावला फिलहाल राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है। बीजेपी जहां उनको पार्टी का वरिष्ठ नेता मानती है, तो वहीं कांग्रेस उनको साइडलाइन किए जाने को लेकर सवाल दाग रही है। माननीय कैलाश चावला जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और समय समय पर पार्टी उनसे जो क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो बातें हैं वो उनसे पूछती है, उनका मार्गदर्शन लेती है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का आदर सम्मान करती है और जब जब जरूरत होती है, जब जब जो उनके द्वारा दिशा निर्देशित किए जाता है, पार्टी उसका अक्षरशः पालन करती है। कैलाश चावला जैसे जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, जिनका योगदान अविस्मरणीय है, जिनके कार्य कभी भुलाए नहीं जा सकते, विपरीत परिस्थितियों में सींचा, आज उनकी क्या स्थिति है, उनको हाशिए पर डाल दिया गया। कोई टिकटों को लेकर कोई उनकी पूछ परख नहीं होती, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दो। तो कैलाश चावला जैसे नेता जिनका इतना पार्टी के लिए योगदान है, जो आज उनकी दशा देख के निश्चित तौर पर बड़ा दुख होता है। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। तुमने मोहब्बत देखी है, वफा नहीं देखी, पिंजरे खोल भी दो तो कुछ पंछी उड़ा नहीं करते। कैलाश चावला भी बीजेपी के पिंजरे के वो पंछी हैं जो पार्टी की तरफ से आजाद किए जाने के बाद भी विचारधारा और पार्टी प्रेम की डोर से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने उनको कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ मिलने के बाद भी जिस तरह से कैलाश चावला को किनारा लगाया गया, वो तरीका क्या सही था? आखिर किस गुनाह की सजा चावला को मिली, जिसके चलते ये सियासी सुरमा अब सियासत के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह फंसा हुआ है? इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। IANS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। पर चिंगारी लाए कहां से, यही तो सवाल है। तो उस चिंगारी को खोजने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में हमारे मददगार बनने के लिए चार खास मेहमान हैं। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, भारतीय जनता पार्टी का एक तेज तर्रार चेहरा है मध्य प्रदेश की सियासत में, वह हमारे साथ है। हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह हैं, ऐसे विषयों के लिए बड़े मुफीद हस्ताक्षर है हमारे साथ में, ऐसी हर समीक्षा में उनका कंट्रीब्यूशन कमाल का रहता है।
वो भी कैलाश चावला जी के साथ में कई मौकों पर विधानसभा में साथ बैठे हैं, तो उनसे बेहतर कौन उनके विषय में बता सकता है। हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी हैं। मालवा अंचल, निमाड़ अंचल के संदर्भ में बात आती है तो एक बेहतर जानकारी के साथ वो हमारे साथ में होते हैं, और साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति को बेहद नजदीकी से जानने बूझने वाले वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत दीपक विजयवर्गीय जी से ही करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बता तो दें वो कसूर क्या हुआ कैलाश चावला जी का, जिसके चलते पिछले तकरीबन 15-17 साल से उनके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा क्या उन्होंने गुनाह कर दिया था जिसकी सजा इस तरीके से शने 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 उनको दी जा रही है। जो शख्स एक समय राजनीति के रण में अर्जुन के तौर पर दिखाई देता था, ऐसा लग रहा है कि उसे अभिमन्यु के रूप में साबित करने की जैसे कसम ही खा ली है भाजपा ने। तो दीपक जी थोड़ा बताएं, किया क्या ऐसा गुनाह जिसके चलते कैलाश चावला इस हश्र को प्राप्त हो रहे हैं। कैलाश चावला जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जी, और पिछले करीब 4 दशक से उनका पार्टी के लिए अमूल्य कंट्रीब्यूशन रहा है। इस दौर में अलग अलग समय पर उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी मिली हैं, और जैसा हर राजनीतिक दल में होता है, किस कार्यकर्ता को या किस नेता को क्या जिम्मेदारी दी जाए, कब जिम्मेदारी दी जाए, ये पार्टी का नेतृत्व होता है, वो तय करता है। तो मैं समझता हूं कि उपेक्षा या इस तरह की कोई बात नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी उनको मिली है। पटवाई जब मुख्यमंत्री होते थे 1990 से 92 के बीच में जी, उस समय तो उनको नंबर 2 माना जाता था मध्य प्रदेश सरकार में। जी। तो उपेक्षा जैसी बात या उनकी कंट्रीब्यूशन को नकारने जैसी बात कोई बात दीपक नहीं जी, है। इसीलिए तो उपेक्षा की बात हो रही है। जो व्यक्ति आज से 30 साल पहले जब राजनीति के अंतर्गत दूसरी बार के ही वो विधायक बने थे, तो आप खुद ही बता रहे हैं दूसरी बार का विधायक नंबर 2 माना जाता था। कौन सा ऐसा विभाग था जो उनके पास नहीं हुआ करता था। जब उनका अनुभव लगातार बढ़ता चला गया तो पटवाई जी के बाद में उमा भारती की सरकार में भी वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ थे। उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर आए तो उसमें भी जिम्मेदारी के साथ थे। क्या शिवराज सिंह चौहान को कोई भय आ गया कैलाश चावला की शख्सियत से, जिसके चलते कैलाश चावला शने शने किनारे पे बिठाते चले गए, और एक समय पे जो ऊपर से नंबर 2 दिखाई देते थे वो अब नीचे से नंबर 2 दिखाई देते हैं। सबसे नीचे पे विक्रम वर्मा और उसके ऊपर में कैलाश चावला। कमोवेश वैसी कहानी आपने बना दी। क्या कहते हैं आप, न्याय किया आपने अपने नेता के साथ में। जो शख्स इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पे था उसको 2013 में जनता ने चुन लिया, पर आपने ना सत्ता ना संगठन में किसी लायक समझा, और 2018 में तो आपने उसे चुनाव लड़ाने का भी मौका नहीं दिया। तो थोड़ा बताए तो सही कि आखिर कैलाश चावला ने ऐसा किया क्या जिसके चलते उनके साथ ये व्यवहार हुआ। आप समझ पाए क्या? कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की वर्ग को समझते हैं जी, वो जानते हैं कि भाजपा में अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यकर्ताओं या नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। अब मीडिया के नजरिए से कोई जिम्मेदारी बड़ी हो सकती है, कोई जिम्मेदारी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन जो समय का नेतृत्व होता है वो हर कार्यकर्ता को उसकी अपेक्षा के मुताबिक या पार्टी जो उसकी जरूरत समझती है जिस हिसाब से उस समय उससे उपयोग किया जा सकता है कार्यकर्ता की क्षमता का, वो हिसाब से जिम्मेदारी देती है। चलिए हम तो ना समझ लोग हैं दीपक जी, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते ये समझाइए हमें कि कैलाश चावला जी का इस समय क्या उपयोग पार्टी कर रही है। हमारी ना समझी को तो जाने दीजिए, आप अपनी समझ से ही बता दीजिए कि देखिए कैलाश चावला जी की प्रतिभा का, योग्यता का, अनुभव का हम देखिए कितना कमाल का उपयोग कर रहे हैं। थोड़ा जाने तो सही हम। देखिए मध्य प्रदेश में 1 लाख समर्पित कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अब किसका क्या उपयोग करना है ये तो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री तय करते हैं। इस समय क्या उपयोग किया जा रहा है ये भी वही बता सकते हैं। तो कुल मिला के कैलाश चावला अब 1 लाख कार्यकर्ताओं में से एकमात्र रह गए हैं। चौधरी राकेश सिंह जी मेरे साथ में हैं। तो राकेश सिंह जी आप बताएं कि कैलाश जी की प्रतिभा का, योग्यता का, अनुभव का जो कमाल का उपयोग किया जा रहा है, उसे देखते हुए हम उन्हें भीष्म के तौर पर देखें, अर्जुन के तौर पर देखें, या अभिमन्यु के तौर पर हम ना समझ को जो दिखाई दे रहे हैं वैसा ही देखें। क्या देख पा रहे हैं आप? और इस स्थिति में अगर हम देख रहे हैं तो कैलाश चावला का कसूर दीपक विजयवर्गीय जी तो नहीं बता पाए, आप जान पाए क्या? कुछ समय भाजपा में भी आप बिताए लिए हैं तो शायद आप समझ पाए हों कैलाश जी का कसूर। पहले तो मैं डॉक्टर साहब बताऊं कि कैलाश चावला जी हमारे स्वर्गीय पिता के साथ 1980 में जी भारतीय जनता पार्टी से एमएलए बने जी, और फिर मुझे सौभाग्य मिला 1990 में जब मैं पहली बार एमएलए बना। उस समय सुंदरलाल पटवा जी मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी में मैं दीपक विजयवर्गीय साहब की बात से इससे सहमत हूँ जी, कि वर्तमान में 1 लाख कार्यकर्ता है
जब दयनीय स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की, तब कार्यकर्ता कम हुआ करते, तब कैलाश चावला जैसे लोगों को, विक्रम वर्मा जैसे लोगों को, हिम्मत कोठारी जैसे लोगों को मालवा से विहीन नहीं किया जा सकता जी। और इसका मुख्य कारण मेरे जीवन में जो समझ में आया कि मालवा की राजनीति को, उज्जैन संभाग की राजनीति को, इंदौर संभाग की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी में सुंदरलाल पटवा जी की दृष्टि से देखा जी। जब सुंदरलाल पटवा जी की दृष्टि सीधी थी कैलाश चावला जी के ऊपर, तो उनको ये तमाम विभाग 1990 में दिए, बिल्कुल सही बात है, दूसरे नंबर के मंत्री हुआ करते थे। लेकिन जब सुंदरलाल पटवा जी की दृष्टि वक्र हुई उनके ऊपर, वक्र दृष्टि हुई, तो वही कैलाश चावला जी को सुंदरलाल पटवा जी घोर विरोधी हो गए। और जब उमा भारती जी ने उनको मंत्री बनाया और आदरणीय बाबूलाल गौर साहब ने बनाया, तब सुंदरलाल पटवा जी नहीं चाहते थे कि कैलाश चावला जी मंत्री बनाए जाए। जो कैलाश चावला जी मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं, और मेरी कभी कभी उनसे अतरंग बातचीत भी हुई, लेकिन वो 100% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब सीधी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में एक ये कहा जाएगा कि साहब उनको क्या नहीं दिया, कितने बार टिकट दिया, क्या नहीं दिया। आप ये मूल्यांकन नहीं करेंगे कि उसने उस वक्त में आपकी नाव खेई जब कोई आपके पास पतवार थी ही नहीं जी। तब उसने आपकी मालवा अंचल में नाव खेई, तब वो जीत के आते थे जी। तो ये खुदगर्जी है भारतीय जनता पार्टी की कि ऐसे वरिष्ठ नेता को, ऐसे कद्दावर नेता को, ऐसे होनहार नेता को घर बिठा दिया गया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी राजनीतिक दल का नहीं हो सकता। और मैं समझता हूं कैलाश चावला जी के जीवन के साथ, उनकी निष्ठा के साथ, उनकी योग्यता के साथ पूर्णतः अन्याय कर रही भारतीय जनता पूरी तरह अन्याय कर रही है। पर मैं चौधरी राकेश जी थोड़ा और विस्तार चाहूंगा कैलाश चावला की शख्सियत को समझने के लिए। आपने उनके साथ काफी समय बिताया विधानसभा के अंदर, क्या देखा आपने कैलाश चावला जी को? उस दौर में वो नंबर 2 की हैसियत में देखे गए जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भी उस मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। रामहित गुप्ता थे, विक्रम वर्मा थे, कैलाश जोशी थे। ऐसे तमाम लोगों के बीच में कैलाश चावला जी को जो महत्व मिल रहा था सुंदरलाल पटवा जी के द्वारा, मंत्रिमंडल में जो हैसियत मिल रही थी, क्या ऐसा था? और दूसरा आपसे समझना चाहूंगा, आप तो पार्टी से परे रख के जाकर भी जानकारी रखते हैं, यह सीधी दृष्टि से वक्र दृष्टि होने की कहानी पे भी तो कुछ रोशनी दीजिए आप। रमेश शर्मा जी की और गौरव जी की तो मदद हम लेंगे ही, पर आपसे भी कुछ मदद मिल जाए तो बुराई थोड़ी है। अब वैसे रमेश भाई बैठे हुए हैं और गौरव जी बैठे हुए, ये बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे मालवा की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जी। लेकिन मुझे जितनी जानकारी है डॉक्टर साहब, वो ये है कि किसी जमाने में सुंदरलाल पटवा जी के समर्पित सिपाही की तरह कैलाश चावला जी ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्पित थे उतने सुंदरलाल पटवा जी के भी थे। और बाद में मेरी एक बार, चूंकि मेरे आदरणीय थे तो मैं अक्सर बातें किया करता, तो जब बाद में उनसे उनकी ना खुशी हुई तो उन्होंने मुझे व्यक्त भी किया कि राकेश जी, मेरे साथ जो अन्याय अभी समझ में आ रहा है वो एक वरिष्ठ नेता के द्वारा किया जाता है। लेकिन फिर भी पार्टी ने उनको आगे चल के फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि मालवा की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अगर किसी ने प्रभावित किया है, कमजोर किया है और तेज भी किया है, तो उस व्यक्ति का नाम श्री सुंदरलाल पटवा जी। तो उनके कोप के भाजन हुए आदरणीय कैलाश चावला। तो राकेश चौधरी जी दोबारा से इसी बात को कहते हैं कि उनके कोप के भाजन हुए, पर हुए क्यों, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। और इस दिलचस्पी का समाधान किससे मिलेगा, तो उसके लिए रमेश जी के पास चलते हैं। तो रमेश जी आप ही बताएं, क्या राकेश चौधरी जी का जो ये आकलन है उससे आप इत्तिफाक रखते हैं? और अगर इत्तिफाक रखते हैं तो वो कहानी तो बताइए जिसके चलते जो सबसे खास था वो दुश्मन की निगाह से देखा जाने लगा। देखिए, हर व्यक्ति का हर समस्या पर अपना एक दृष्टिकोण होता है। उस दृष्टिकोण को सही या गलत ये वही व्यक्ति कह सकता है। मैं दूसरे के दृष्टिकोण को ना तो सही कहता हूँ ना गलत कहता हूँ। राकेश जी को अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब कैलाश चावला जी पहली बार विधायक बनकर आए थे तो मेरे अगर गलत नहीं है तो राकेश चौधरी जी के पिताश्री उस समय उनके साथ 80 में विधायक थे जी। तो लेकिन एक बात मैं आपके पैकेज में ठीक करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जनसंघ के टिकट से 1980 में उनको जो टिकट मिला था वो जनसंघ का टिकट नहीं मिला था जी। वो जनसंघ के पदाधिकारी रहे हैं 1971-72 में जी। वो चूंकि विद्यार्थी परिषद से राजनीति में आए, युवा मोर्चे में भी रहे, जनसंघ के जिले के पदाधिकारी रहे हैं वो 71 और 72 के बीच में, क्योंकि वो आपातकाल में थोड़ा सा भूमिगत हो गए। परिवार के व्यवसाय के कारण वो आपातकाल में इमरजेंसी में फिर वो जेल में नहीं जा पाए थोड़ा। लेकिन फिर भी कैलाश चावला जी की एक बड़ी विशेषता है
कि वो जो मंदसौर जिले के दो बड़े नेता थे, सुंदरलाल जी पटवा और वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा, जी। वो दोनों के प्रिय रहे। लेकिन एक बात मैं कहूँ कि जो आपने उनको कहा कि एक जमाने में वो अर्जुन थे, वो अर्जुन बिल्कुल नहीं थे। वो भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी में भी या जनसंघ के समय भी या युवा मोर्चे में भी प्रथम पंक्ति के नेता कभी नहीं रहे। वो नेताओं के प्रिय रहे हैं। अगर उनको सुंदरलाल पटवा जी की मिनिस्ट्री में उनको बहुत महत्वपूर्ण अगर स्थान मिला था, तो वो कहीं ना कहीं स्थान पटवा जी की प्रियता के कारण मिला था। तो मालवा में जहां तक आप समझे, मंदसौर जिले में अगर आप देखें, तो मैं समझता हूँ जब कैलाश चावला जी ने जनसंघ में या जनसंघ से पहले छात्र राजनीति में आरंभ किया था, उससे पहले वो संघ का काम खड़ा हो चुका था। आप कल्पना कर सकते हैं 52-53 में मंदसौर जिले में संघ का काम खड़ा हो गया था। जहां से जो कद्दावर नेता मंदसौर जिले के थे वो रघुनंदन शर्मा हुआ करते थे। सुंदरलाल पटवा 1957 में उनको डमी कैंडिडेट के रूप में कुशाभाऊ ठाकरे जी ने चुना था। तो ये लोग यहाँ पर एक नंबर थे, जहाँ जिन्होंने मालवा में एक प्रकार से जनसंघ को खड़ा किया, आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। कैलाश चावला जी इस समय भी सक्रिय है पार्टी को, जहां तक मेरी जानकारी है। उनको किसी ने किनारे नहीं किया। पार्टी ने उनको 8 बार टिकट दिया और उसके बाद वो 3 बार में मिनिस्टर भी रहे। अब नए लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए। जो युवा मोर्चे में पूरी की पूरी टीम आई है। एक भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश में हुआ है। एक जमाने में ये जो बड़ी कैडर था पटवा जी का और सकलेचा जी का जो कैडर था, आप कल्पना कर सकते हैं इनके जो बाद की पीढ़ी थी, जिस पीढ़ी में रघुनंदन शर्मा को कह सकते हैं, मेघराज जैन को कह सकते हैं, जयंत मलैया को कह सकते हैं, जबलपुर के बिश्नोई को कह सकते हैं, या मान लीजिए रमेश अग्रवाल छत्तीसगढ़, उनको कह सकते हैं। एक बड़ी टीम थी, कहीं ना कहीं एक नंबर पर नहीं जा पाई। तो मैं समझता हूँ जब सुदर्शन जी संघ के प्रमुख हुआ करते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लाइन दी। उसके बाद फिर ये तय हुआ कि कहीं ना कहीं वरिष्ठों को मार्गदर्शन मंडल में लेकर के जो युवा पीढ़ी हमारी है उनको आगे किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि भाजपा वालों ने युवा पीढ़ी को मौका देने के लिए 8 बार टिकट मिला उनको। मैं समझता हूँ और इससे वो संतुष्ट हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनको लग रहा होगा कि उनको कुछ किनारे किया गया होगा। वो अपना व्यवसाय देख रहे हैं। एक और बात कहना चाहता हूँ, अभी जहां तक मुझे जानकारी है, दीपक जी इस पर ज्यादा अच्छे से रोशनी डाल पाएंगे, भाजपा ने जो अभी त्रिदेव योजना बनाई थी, त्रिदेव योजना के तहत उनको हर बूथ, पोलिंग बूथ पर टीम खड़ी करना थी, उसके बैठकर कैलाश चावला जी ने ली है। तो कुल मिलाकर के वो जिले में सक्रिय हैं, बिल्कुल उनको घर पर नहीं बिठाया गया, सक्रिय है, पार्टी उनकी मदद ले रही है। तो कुल मिलाकर रमेश जी ने उस तरीके से बोलने की चेष्टा की जैसे दीपक विजयवर्गीय जी को बोलना था। मुझे समझ नहीं आया रमेश जी कि 52-54 साल की उम्र में व्यक्ति को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिस शख्स को 35-40 साल की उम्र में 7 विभाग, जिसमें गृह विभाग, जनसंपर्क विभाग जैसे महकमे शामिल हों, उसके लायक समझा गया। उस व्यक्ति को पहले मंत्रिमंडल से बाहर किया और 2013 में विधायक का पद पर पहुंचने के बाद भी, जनता का समर्थन मिलने के बाद भी किसी जिम्मेदारी पर नहीं रखा गया, न सत्ता में न संगठन में। इसमें आपको कोई शिकवा दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं गौरव चतुर्वेदी जी से समझना चाहूंगा, क्या वो रमेश जी के आकलन से सहमत है या गौरव चतुर्वेदी को लगता है कि नहीं, भाजपा की सियासत का शिकार तो कैलाश चावला हुए हैं, इस हश्र के लायक तो नहीं थे वो जिस हश्र में उन्हें पहुंचा दिए गए। जी गौरव जी। हिमांशु जी, अगर ईमानदारी से देखें तो एक ही गुरुकुल के 2 सर्वश्रेष्ठ छात्रों के बीच जो खुन्नस रहती है, आपसी खुन्नस रहती है जी, उसका एक उदाहरण है कैलाश चावला, जो आपके शब्दों में अर्जुन थे और आज वाकई में अभिमन्यु बनने की कगार पर आ गए। सुंदरलाल पटवा के प्रिय कैलाश चावला भी थे और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सुंदरलाल पटवा के प्रिय पात्रों में और प्रिय शिष्यों में हुआ करते थे। उस दौरान जब शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष थे, उस समय किसी मामले को लेकर उनके और कैलाश चावला जी के बीच में एक तनातनी हुई और उस तनातनी में शिवराज जी ने अपने गुरु का साथ दिया और इस प्रकार धीरे धीरे उनको पीछे धकेला जाने लगा। 2013 के बाद जो आप कह रहे हैं, शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उन्हें दरकिनार किया गया है, उसका एक ये उदाहरण है कैलाश चावला जी को पीछे धकेलने का। पार्टी में जो बातें वरिष्ठ नेता पहले सुना करते थे, बाद में उन बातों को मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर इग्नोर किया जाने लगा और आज कैलाश चावला अपनी बात सही तरीके से ऊपर तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं
और जिसके परिणाम स्वरूप जो दीपक जी ने कहा 1 लाख कार्यकर्ता और आपने कहा 1 लाख कार्यकर्ता के एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्हें जाना जा रहा है, उस हालात में कैलाश चावला जी पहुंच गए। अरे मैं एक बात समझना चाहता हूं गौरव जी आपसे कि क्या कैलाश चावला को इस स्थिति में लाने से भाजपा को कोई फायदा या नुकसान हुआ? एक नेता के संदर्भ में जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसकी प्रगति या अवनति के साथ में पार्टी के संदर्भ में क्या प्रभाव पहुंचा, इस पर भी आकलन किया जाता है। कैलाश चावला इस समय डाउनफॉल पर है, नीचे की ओर जा रहे हैं। भाजपा पर क्या फर्क पड़ा? क्या लोगों में इस बात को लेकर कोई असंतोष है? क्या भाजपा के प्रामाणिक कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर असंतोष है, या रमेश जी की बात से लोग इत्तेफाक रखते हैं? नई पीढ़ी के लिए मौका देने का विकल्प कैसे खुलता? इन लोगों को साइड किया जाए तभी तो नए लोगों को अवसर आएगा। इस दृष्टि से पार्टी सोच रही है। हिमांशु जी, आपने राजनीति लंबे समय से देखी है और बहुत अच्छे तरीके से आप जानते भी हैं। राजनीति में जब हवा पार्टी के पक्ष में चलने लगती है तब ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को नीचे धकेला जाने लगता है। पार्टी के जो नेता उस समय बैठे रहते पदों पर, वो ये और आपको एक बात और बता दूं कि पार्टी में अंदरूनी तौर पर उन्हें हराने का भी प्रयास किया गया। जो आज मनासा से माधव मारू विधायक हैं, वो पहले भी निर्दलीय उनके खिलाफ लड़े, कैलाश चावला के खिलाफ, उनके खिलाफ, कैलाश चावला के खिलाफ उनके पिताजी भी लड़े माधव मारू के, और उनके पिताजी भी लड़े माधव मारू के, और उन्होंने हर बार कैलाश चावला को नीचे धकेलने का काम किया। और ऐसे समय में पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने उनकी मदद की, मारू परिवार की, और कैलाश चावला को धकेला गया। एक बड़ी रोचक बात बता रहे हैं और अफसोसनाक भी। जिन माधव मारू ने कैलाश चावला के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा, उन कैलाश चावला का टिकट काट दिया 2018 पे और माधव मारू को प्रत्याशी बना दिया। तो थोड़ा दीपक जी बताए तो सही अपने कार्यकर्ता या नेताओं के संदर्भ में, इस व्यवहार के संदर्भ में, कि जो आपके हराने की कहानी रचते हैं, पुरस्कार के तौर पर अगली बार वह टिकट भी पा लेते हैं। इसके संदर्भ में कोई दृष्टि मिलेंगे क्या? इसके बाद भी आप मानते हैं कि कैलाश जी के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है? क्या अभी भी आप कहेंगे कि हाँ कैलाश जी का इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता था? जो उन्हें हराने के लिए लगा था उसको हमने टिकट दे दिया, इससे बड़ा सम्मान कुछ हो सकता है क्या? बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी में निर्णय की एक प्रक्रिया है जी, और जैसा मैंने दूसरी बात कही, हर कार्यकर्ता को समय समय पर अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है जी। उसी लिंक में तीसरी बात यह है कि किसी भी चुनाव के समय जी, किसी विधानसभा क्षेत्र में किस कार्यकर्ता की जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है, उस हिसाब से वहां टिकट दिया जाता है। अब ऐसा हो सकता है जो सर्वे करने वाले हों, जो देखने वाले लोग हों, उनको उस क्षेत्र में माधव मारू ज्यादा जीतने की संभावना वाले लगे हों और इसलिए उनको टिकट दिया गया। ये सारी चीजें, जैसा मैंने पहले कहा, पार्टी का कोर ग्रुप होता है, पार्टी का एक निर्णय लेने वाला एक सुपर कोर ग्रुप होता है, वो सारी चीजें देखकर पार्टी के हित में फैसला करते हैं। लेकिन ये सोचना कि कोई व्यक्ति अगर एवरेस्ट पे है तो हमेशा एवरेस्ट पे रहेगा, ये संभव नहीं होता है। वो तो आपकी बात एकदम ठीक है, पर दीपक जी अगर यही काम कांग्रेस ने अपने किसी नेता के साथ किया होता तो आप इन दलीलों के साथ ही यहाँ पर ये बात कह रहे होते। आप बताते कि कांग्रेस का तो कल्चर ही है, वह तो अपने नेताओं कार्यकर्ताओं का अपमान ही ऐसे करती है। मेरा अभी भी आपसे एक बारीक सा सवाल है, जिस व्यक्ति ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने का दुस्साहस किया हो और उसको अगले चुनाव में प्रत्याशी बना दिया जाए और जो पिछली बार जीता हुआ तो उसका टिकट काट के बना दिया जाए, इसको किस नजरिए से देखना चाहिए दीपक जी? आप जैसा विद्वान प्रवक्ता हमारे साथ में है, थोड़ा ज्ञान तो मिले ना हम लोगों को। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा कि पार्टी का कोर ग्रुप, पार्टी की चुनाव समिति और पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व वो इस संबंध में फैसला करता है कि किस विधानसभा क्षेत्र में उस चुनाव में किस कार्यकर्ता की जीतने की संभावना ज्यादा है। अब वो कार्यकर्ता 2 साल पुराना है या 20 साल पुराना है या 40 साल पुराना है, कई बार ये बातें उस नजरिए से गौड़ हो जाती हैं। अब ये फैसला करने वाले बता सकते हैं कि फैसला क्यों किया गया। आपसे एक बात और समझना चाहता हूँ दीपक जी, क्या आपकी पार्टी ने तय कर लिया है कि अब हमें 60 साल से ऊपर वालों की कोई जरूरत ही नहीं है, इसीलिए जैसा रमेश शर्मा जी भी हमें बोल रहे हैं कि भाई नए लोगों के लिए जगह खाली करनी है? क्या इस विषय में कोई सैद्धांतिक निर्णय हुआ है क्या? 75 साल से ऊपर वालों को टिकट नहीं, ये तो हमें बात सुनाई दी थी, हालांकि अमित शाह जी ने इसका भी खंडन कर दिया था, पर ये 60 से ऊपर वालों के साथ में इस समय जो व्यवहार होते हुए हम देख रहे हैं बहुसंख्यक नेताओं के साथ में, तो इसलिए आपसे जानने में दिलचस्पी हो गई कि भाई जब सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में एक सेवानिवृत्ति का प्रावधान हो सकता है, तो फिर नेताओं के संदर्भ में भी इस रीति पर चलने में बुराई क्या है? और आपके पास तो रोल मॉडल रहे नानाजी देशमुख, उन्होंने तो जीवन में इसे अनुसरण करके दिखाया था,
तो क्या उसी दिशा में प्रेरित करने का काम आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि सरकारी कर्मचारी और राजनेताओं को एक दृष्टि से देखना या एक तराजू पर तोलना ये ठीक नहीं है। जी। राजनेता अपना जीवन समर्पित करके राजनीति में आगे बढ़ते हैं। आजकल के माहौल पर बहुत सारी चीजों को अगर छोड़ दें तो राजनेता का जीवन बहुत समर्पित होता है। वो किसी एवज में काम नहीं करते, किसी बदले में काम नहीं करते। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन समाज की बेहतरी के लिए समर्पित होते हैं, इसलिए उस तराजू से उनको नहीं तोला जा सकता। दूसरी बात यह है कि 70-75 साल में आमतौर पर राजनेता खुद सेवानिवृत्त हो जाते हैं या परिस्थितियां उनको निवृत्त होने के लिए मजबूर कर देती हैं, क्योंकि शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का कोई फैसला नहीं किया है। और जैसा मैंने पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन होता है, वो समय समय पर फैसला करता है कि पार्टी की संगठनात्मक जरूरतों के हिसाब से अगले 1 दशक में, अगले 2 दशक में, अगले 3 दशक में, क्योंकि हमको एक परिवार से चलने वाली पार्टी नहीं है। जरूरतें क्या हो सकती है पार्टी की हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर संसदीय क्षेत्र में, उस नजरिए से कई बार फैसले होते हैं। ये हो सकता है कि फैसला लेने वालों की नजर में आप कोई खोट देखना चाहें या खोट हो, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन नजरिया ये होता है। चलिए, मैं एक आसान सवाल की ओर आपसे रुख करता हूं। क्या है, पार्टी की मर्यादा में आप बंधे हुए हैं दीपक जी, इसलिए मेरे सवाल आपको असहज कर रहे हैं, ये बात हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं। लेकिन एक आसान सवाल करता हूं। कैलाश चावला ने तकरीबन 4 दशक से ज्यादा समय आपकी पार्टी में सक्रिय भूमिका में निभाया है। इन 4 दशक के अंतर्गत उन्हें किस रूप में याद करें हम, उनके किस योगदान को आप चाहेंगे कि याद रखा जाना चाहिए, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। कैलाश चावला इन विभागों के मंत्री रहे, अच्छी बात है, पर इन विभागों के मंत्री रहते हुए उन्होंने किया क्या? वो 3-3 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतने में सफल रहे, सीतामऊ से रहे, मंदसौर से रहे, मनासा से रहे। क्या ऐसा उल्लेखनीय काम करके दिए जिसके संदर्भ में दीपक विजयवर्गीय जी यहाँ बैठकर हमें बता सकते हैं ये थे कैलाश चावला की शख्सियत के पहलू जिसे जानने की जरूरत है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मालवा में भाजपा को मजबूत बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बड़े नेताओं का नाम भले लिया जाता रहे, सकलेचा जी का नाम लिया जाता रहे, पटवा जी का नाम लिया जाता रहे, लक्ष्मी नारायण पांडे जी का नाम लिया जाता रहे, लेकिन ये 3-4 नेता मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदार हो, ऐसा नहीं होता है। पार्टी के दर्जनों दूसरे वरिष्ठ नेता भी होते हैं जो पार्टी का फ्रंट लाइन की लीडरशिप का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। कैलाश चावला जी उसी दृष्टि से बहुत गहरे और बड़े नेता रहे हैं, जिन्होंने उस अंचल में, मंदसौर में, नीमच इलाके में भाजपा को मजबूत बनाने के लिए बहुत काम किया है। दूसरी बात, मैं प्रशासनिक क्षमता की बात करूं तो 1990 से 92 के बीच में गृह मंत्री के तौर पर उनका जो कार्यकाल था, बहुत ही दृढ़ता के साथ चीजों को नियंत्रित करने के लिए, कानून व्यवस्था को बहुत सख्ती के साथ लागू करने के लिए, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, मैं समझता हूं जब भी मूल्यांकन होगा तो हमेशा याद किया जाएगा। तो बताओ, गृह मंत्री के तौर पर और भाजपा के प्रामाणिक कार्यकर्ता के तौर पर दीपक विजयवर्गीय ये मानते हैं कि उन्होंने उल्लेखनीय काम किया। लेकिन मैं राकेश चौधरी जी वापस आपके पास रुख करता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि कैलाश चावला ने अपनी नियति को इतनी सहजता से स्वीकार क्यों कर लिया? उनके विरोध के स्वर कभी दिखे नहीं, वह मंत्रिमंडल से बाहर किए गए पर कभी असंतोष की बात सुनाई नहीं दी, वह विधायक के तौर पर भी स्वीकार नहीं किए गए और टिकट काट दिया गया, तो भी उनके असंतोष का स्वर सार्वजनिक नहीं हुआ। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? आप बखूबी जानते हैं डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो डंडा पड़ता है सिर में, इसकी आवाज नहीं होती। आक्रोश तो कोई भी इनकी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता आक्रोश व्यक्त कर ही नहीं सकता है जी। पहले ही उसके दांत निकाल दिए जाते हैं आक्रोश में जी। क्योंकि अब आप कैलाश चावला जी की बात कर रहे हैं, जब आक्रोश बांधी अडवाणी जी के जाने से घर बिठाने से नहीं कार्यकर्ताओं में हुआ, जिसने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया जनसंघ और बीजेपी में और दर दर की ठोकरें खाई रथ यात्रा निकाल के, और वही कार्यकर्ता घर में मूक दर्शक बने देखते रहे और वो बेचारे दरकिनार कर दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की प्रवृत्ति नहीं होती है। यहाँ जो संगठन का जो अनुशासन है, जिसको भय कहते हैं, उसके अंतर्गत रहते हुए ये लोग अपने भविष्य के प्रति चिंतित होते हुए शरणागत हो जाते हैं संगठन। चाहे कोई हो, चाहे संस्था से जुड़े हुए जर्नलिज्म के लोग हों, चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे व्यापारिक दृष्टि के लोग। अभी माधव मारू की बात की गई, माधव मारू के पिता इनके कट्टर विरोधी रहे कैलाश चावला जी के, और जब निर्दलीय चुनाव लड़ाया, चूंकि वो पैसे वाले लोग थे, धनाढ़ लोग थे, कैलाश चावला धनाढ़ व्यक्ति नहीं थे, बहुत जमीनी कार्यकर्ता है, तो उनके खिलाफ मारू को चुनाव लड़ाया। ये नया लड़का जब इंजीनियरिंग पढ़ के गया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक कद्दावर व्यक्ति को, एक घर के मुखिया को
जिसने मालवा अंचल को अपने खून पसीने से सींचा भारतीय जनता पार्टी को, उसका टिकट काट के उस धनाढ़ व्यक्ति को दे दिया जो उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो मैं किसको अच्छा मानूं? मैं कैलाश चावला जी को अच्छा इसलिए मानता हूं कि वो उफ नहीं कर रहे हैं, और मैं कुठाराघात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इसलिए खराब मानता हूं कि अपने कार्यकर्ता के प्रति निर्मोही है, बहुत सल्लादी प्रवृत्ति से कार्य करता। तो चौधरी राकेश सिंह बहुत नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। उनका कहना है अपने प्रामाणिक कार्यकर्ता के साथ इस प्रकार का व्यवहार कोई कैसे कर सकता है। तो मैं वापस रमेश शर्मा जी के पास चलता हूँ। रमेश शर्मा जी का मानना है कैलाश चावला के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है, पर्याप्त तो सम्मान मिल रहा है। तो रमेश जी इस पर रोशनी दीजिए ना। जिस व्यक्ति ने आपको पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार होते हुए हराने की कोशिश की और सफल नहीं हुआ, तब सफल नहीं हुआ तो पार्टी ने अगली बार सफल कर दिया। तुम विधायक बनने से रोकना चाहते थे, तब नहीं रोक पाए, हम टिकट काट देते हैं, देखो हमने रोक के दिखा दिया। और मदद इस बात की भी करते हैं कि तुम्हें विधायक बनने का मौका देते हैं। इस पर कुछ कहिए ना रमेश जी। देखिए, मोटे तौर पर बहुत सारे निर्णय राजनीतिक होते हैं और राजनीति की दृष्टि से भविष्य को ध्यान में रख करके होते हैं जी। मारू जी क्योंकि वो भाजपा में पहले रह चुके थे, भाजपा से विद्रोह करके, यद्यपि उनके पिताजी बाहर रहे, मारू जी बीच में आ गए थे, फिर उनको भाजपा ने टिकट दिया और किस रणनीति के तहत उनको लिया है ये तो दीपक विजयवर्गीय जी बताएंगे। लेकिन 1913 के विधायक के बाद 1918 में अगर उनको टिकट नहीं मिला तो मेरी दृष्टि में ये कोई अनुचित नहीं, उनको विधायक से बाहर रह करके संगठन का काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कैलाश विजयवर्गीय जो संगठन का काम कर रहे हैं और उसका कारण भी ये है, आपकी दृष्टि में या अन्य लोगों की दृष्टि में मालवा क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय जी भले कैलाश चावला जी हो सकते हैं एक नंबर के नेता। मैंने पत्रकारिता 1970 में शुरू की है, भाजपा के और जनसंघ के कई नेताओं को मैंने उभरते देखा है। कैलाश चावला मंदसौर जिले में एक नंबर के नेता कभी नहीं रहे, वो सेकंड लाइन के नेता रहे। ऐसी स्थिति में अगर उनको वहां पर कर भी दिया है तो मेरी दृष्टि में उनको कोई अनुचित काम नहीं किया। रमेश जी, आपकी दृष्टि में उनका टिकट काटना कोई अनुचित नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में आपकी दृष्टि तो चाहिए ना हमें कि जिसने पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरकर चुनाव लड़ा हो, निर्दलीय तौर पर बगावत की हो 2013 में और पार्टी 2018 में उसे प्रत्याशी बना दे, और वो भी कैलाश चावला जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता का। नेता के तौर पर तो आपने मान्य इनकार कर दिया, आपने कहा कि वो प्रथम पंक्ति के नेता नहीं रहे, पर माननीय दीपक विजयवर्गीय जी ने कहा कि वो निष्ठावान कार्यकर्ता तो रहे। आप भी पहले बोल चुके हैं, हाँ निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर आज भी काम कर रहे हैं। तो एक निष्ठावान कार्यकर्ता की निष्ठा का यही प्रतिफल पार्टी दे सकती है कि उसके खिलाफ चुनाव हराने का षड्यंत्र रचने वाले शख्स को ही प्रत्याशी बना दे अगले चुनाव में, और इसे आप जैसा प्रखर पत्रकार भी अनुचित ना माने और कहे यही राजनीति है। देखिए, राजनीति में ऐसे निर्णय बीसियों बार होते हैं और ये कोई पहला निर्णय नहीं था। तो दोनों पार्टी इस तरह के निर्णय लेती हैं। ये तो कैलाश चावला थे, वीरेंद्र जी कुमार शुक्लाचा जी ने एक अलग पार्टी बना ली थी, बाद में फिर भाजपा ने ले लिया। अर्जुन सिंह जी ने, श्यामा चंद्र शुक्ल ने अलग पार्टी बना ली थी, बाद में फिर कांग्रेस ने ले लिया। राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर ऐसे निर्णय राजनीतिक दृष्टि से होते रहते हैं। अब स्थानीय तौर पर क्या निर्णय के तहत उनको ले लिया और कैलाश चावला जी को कोई दूसरा काम दिया, ये वो स्थानीय स्तर पर बता सकते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में राजनीति में ऐसे निर्णय बहुत आम है, मेरी दृष्टि में ये कोई नया निर्णय ऐसा नहीं है। तो रमेश जी, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। कैलाश चावला जी के संदर्भ में वर्तमान जिम्मेदारी की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 5 बार विधायक रहा, 3 बार अलग अलग सरकारों में मंत्री रहा शख्स, संगठन के स्तर पर भी जिसके पास दायित्व रहे, वह उम्र के इस मुकाम पर बस इतनी ही जिम्मेदारी के लायक है? एकदम न्याय हो रहा है? इतनी क्षमताओं के आदमी हो, इतना काम दे रखा है, इससे ज्यादा कि हम भी उम्मीद क्यों कर रहे हैं और चावला जी भी क्यों उम्मीद रखें? क्या आप इस विचार के साथ हैं, या आपको लगता है कि उनकी क्षमताएं, उनकी योग्यताएं, उनका अनुभव इससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी के लायक है और इस विषय पर विचार होना चाहिए? देखिए, मेरी दृष्टि में जिस आयु के पड़ाव पर वो पहुंच गए हैं या मैं पहुंच गया हूँ, उस आयु के जितने लोग हैं उनको मार्गदर्शक के रूप में रहना चाहिए। जो भूमिका मिल गई है उसको करे, नहीं तो इस वक्त हम लोग संन्यास के किनारे पर पहुंच रहे हैं, वानप्रस्थ को भी पार करने जा रहे हैं। परमात्मा से मिलन का काम करना चाहिए, अब पद की लालसाएं छोड़ देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री 2 साल बड़े हैं माननीय कैलाश चावला जी से। रवि शर्मा जी, क्या आपका संदेश इस संदर्भ में है? देखिए, कुल मिलाकर कुछ लोग अपवाद होते हैं और प्रकृति कुछ लोगों को कुछ विशेष कार्य देकर के भेजती है। नरेंद्र मोदी जी को प्रकृति ने कुछ विशेष कार्य देकर के भेजा है और वो जब तक प्रकृति उनसे ये काम लेगी वो करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर कैलाश चावला जी के लिए तो सन्यासी रास्ता है। गौरव चतुर्वेदी जी, इत्तेफाक रखते हैं आप? कैलाश चावला जी में अब इतना ही दमखम बचा है
जिसमें उन्हें संन्यास्ती के भाव में पहुंचना चाहिए, या आपका आकलन है कि अगर पार्टी अवसर दे, पार्टी अगर मौका दे, तो आज भी इस शख्स में क्षमता है पार्टी के लिए कार्य करने की, पार्टी का विस्तार करने की? स्वाभाविक तौर पर जो योग्यता और प्रकाश चावला जी में है, पार्टी अगर उसका उपयोग करना चाहे, भले वो संगठन में भी करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन राजनीति में जो होता है कई बार कि व्यक्तिगत खुन्नस के बावजूद फिर उसके परिवार से भी बदला निकाला जाता है। एक उदाहरण और आपको मैं बता रहा हूं, इनके बेटे को एक चुनाव में हरवाने के लिए सरकार ने अपने सारे संसाधन खोल दिए और प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग कर लिया। इस तरीके की जब कार्रवाई होती है तो जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, लेकिन कह जरूर ना पाए, लेकिन उसके मन में एक पीड़ा रहती है। और हाल फिलहाल की स्थिति में वर्तमान में कैलाश चावला की भी यही स्थिति बनी हुई है। पर मैं आपसे समझने चाहता हूं कि कैलाश चावला के वर्तमान में कोई सक्रियता है क्या? कैलाश चावला ने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया है? कैलाश चावला ने मान लिया कि अब उनके लिए कोई संभावना राजनीति के मैदान में बची नहीं है और वह इसी भाव के साथ अब सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं? गौरव जी। नहीं, वो 2023 की तैयारियों में जुटे हुए हैं अब जी। 2023 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिस प्रकार से वो बूथ पर अपना काम दिखा रहे हैं, बूथ तैयार करने का काम कर रहे हैं। अब ये एक अलग बात है कि उस समय जब पार्टी टिकट देने की बारी आएगी तो क्या योग्यताओं को मापा जाएगा, किन चीजों को देखा जाएगा, तो ये परिस्थितियां निर्भर करेगी। लेकिन वो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय है और मुझे लगता है कि 2023 में वो या उनके परिवार से कोई भी एक सदस्य चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करेगा। तो गौरव चतुर्वेदी का कहना है कि अभी भी उन्होंने हिम्मत हारी नहीं है, पर उनकी हिम्मत को हौसला मिले इसके लिए पार्टी के स्तर पर कोई प्रयास है तो वापस दीपक विजयवर्गीय जी के पास जाते हैं। दीपक जी, कुछ है ऐसा इरादा, हौसला रहे, हिम्मत रहे, या आप रमेश शर्मा जी के विचार के साथ जाना चाहते हैं? हो गया बहुत, अब आराम करो, दूसरों को बढ़ते हुए देखो, तरक्की करते हुए देखो, सब कुछ अपने हिस्से में ही पाने की अभिलाषा के साथ क्यों सक्रिय हो? क्या कहते हैं दीपक जी? नहीं, जैसा मैंने पहले कहा, कैलाश चावला जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अभी भी जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी पूरी दमखम के साथ वो उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, जिम्मेदारी आती जाती रहती हैं। बड़ी जिम्मेदारी आप समाज के नजरिए से, राजनीति के नजरिए से हो सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी है, कोई छोटी जिम्मेदारी है, लेकिन ये सब बातें आने जाने की हैं और कभी भी कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। उसमें कोई विरोधाभासी बात नहीं राजनीति के हिसाब से, और ना मैं समझता हूं कि कोई उम्र जैसी कोई चीज उनके आड़े आती है। 70-75 साल तक राजनीति में लोग सक्रिय रहते हैं, जिम्मेदारियां दी जाती हैं, बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन करते हैं। और ये खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर में होता है। 40 साल में ओबामा राष्ट्रपति बन सकते हैं, 80 साल में डोनाल्ड ट्रंप बन सकते हैं। तो कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। जो मैदान में खड़ा रहेगा उसको कभी ना कभी जरूर मौका मिलेगा। तो रमेश जी के विचार के विपरीत चले गए। 80-85 साल तक की उम्र है, 80 साल में डोनाल्ड ट्रंप, 82-84 साल में जो बाइडेन इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हो सकते हैं। तो कैलाश चावला एक अदद विधायक होने के संदर्भ में अपनी संभावनाओं को क्यों खारिज कर दें, ये सवाल है। लेकिन मैं चौधरी राकेश जी एक बात पर जाना चाहता हूं, भाजपा में जब कभी ऐसा व्यवहार होता है तो कुछ लोग तेवर भी दिखा लेते हैं, तलखी भी दिखा लेते हैं और पार्टी से इतर जाने का फैसला भी कर लेते हैं। कैलाश चावला पिछले 15-17 साल से साइडलाइन किए जा रहे हैं, कोई विकल्प नहीं खोजा, पार्टी के प्रति निष्ठा या दूसरी पार्टी में कोई संभावना नहीं दिखी, इसलिए ऐसा हुआ। आदरणीय विक्रम वर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया प्रदेश अध्यक्ष के जी, और बागी प्रत्याशी के तौर पर श्रीमान वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव जी, और उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत बुरी तरीके से वो हारे भी जी, और ये बताया जाता है कि वो सुंदरलाल पटवा जी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। जी। तो ये कह देना कि आप बगावत करके जाएंगे और आपको फिर जगह नहीं मिलेगी, लेकिन बगावत करने की हिम्मत सोशलिस्ट लोगों में हुआ करती है, बगावत करने की हिम्मत जनसंघियों में नहीं हुआ करती। बगावत वो कर सकता है जिसने देश के लिए, आजादी के लिए बगावत की। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, आपको तो कई बार फहरिस्त गिना चुका हूँ, गौरीशंकर शेजवार जी, हिम्मत कोठारी जी, विक्रम वर्मा जी, ध्यानेंद्र सिंह जी ग्वालियर, ये सब सही बात तो यह है कि रमेश शर्मा जी सही कह रहे हैं, ये उस संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इन सबको संन्यास ले लेना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करें और गंगा स्नान की तरफ निकल जाए। जी। और
और वही व्यक्ति 1977 में दिग्विजय सिंह जी पहली बार एमएलए बने, कैलाश चावला से पहले बने, विक्रम वर्मा के साथ बने, और वो आज कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सदस्य है। तो ये तो संगठन का अपना महत्व है कि वो अपने बुजुर्गों को कितना सम्मान देना चाहती है, कब तक उनसे सम्मान पूर्वक कार्य लेना चाहती है। ये लोग ये चाहते हैं कि इनके बुजुर्ग अब घर बैठे और अडवाणी जी बने, तो मैं तो इनको शुभकामनाएं देता हूं कि संध्यस्त की तरफ जाए, गंगा स्नान करें। तो चौधरी राकेश सिंह जी साथ दे रहे हैं रमेश शर्मा जी की सलाह का, लेकिन गौरव जी हमें बता रहे हैं कि कैलाश चावला जी अभी भी हार नहीं माने, अभी भी वह एक पारी और खेलने की तैयारी में है। ये अलग बात है कि पार्टी उन्हें मौका देती है या नहीं देती है। अगर पार्टी ने मौका दे दिया तो शायद हम उन्हें एक बार फिर अर्जुन के तौर पर देख लें, अन्यथा अब तक का हाल तो बता रहा है कि कैलाश चावला मध्य प्रदेश की राजनीति में अभिमन्यु के किरदार के तौर पर ही याद किए जाएंगे, जो समय से पहले ही पराभव का शिकार हो गया। क्या यह नियति बदलेगी, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश चावला पर केंद्रित इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कार्यक्रम हमारा खत्म नहीं हुआ है। कैलाश चावला को केंद्र में रखकर जो रिपोर्ट हमारे साथी मनीष त्रिपाठी ने तैयार की थी, उसका दूसरा भाग बाकी है, तो चलकर देखते हैं उसका दूसरा भाग। लेकिन इससे पहले मुझे दे दीजिए याद, अगले सप्ताह फिर मिलते हैं किसी नए शख्स को चक्रव्यूह में गिरा देखने के लिए। तब तक के लिए सादा प्रणाम। कैलाश चावला की गिनती बीजेपी के वरिष्ठ नेता